बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़े लाइट से ब्रेकफास्ट के साथ साथ एक्सरसाइज से लाजमी करना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ही प्यारे से मज़े से के टॉपिक पे जो है वो गुफ्तगू करनी है। हमने रेलवे पे बात करनी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक नॉस्टैल्जिया भी है। हम बचपन में जो है वो रेलवे से सफ़र करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा किस तरह के हालात हो गए कि हमने जो है वो उधर सफ़र करना छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा जो है वो हम देखते हैं कि डिलेज़ हो जाते हैं। लोगों ने जो इसके लिए जो डेली जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, लोगों ने जिन्होंने सिटी टू सिटी ट्रैवल करना होता था, उन्होंने इस ट्रैवल को छोड़ दिया, वो बसेस की तरफ आ गए। कुछ लोगों ने जो है वो अपनी कार्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते थे कि लोग जो है वो पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज़ हो रही है, रेलवे का निज़ाम अभी तक डिजिटलाइजेशन पे नहीं आया। उस पे भी गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आजकल ये जो धुंध का मौसम है, इसमें तो मज़ीद जो है वो ट्रेन्स जो हैं वो डिले का शिकार हो जाती हैं। तो तफसीलन रेलवे के पूरे निज़ाम पे गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिजवान खालिद साहब, जो कि असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राना सलमान ज़मीर, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। इसी के साथ साथ एंकर पर्सन के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। इनसे जो है वो मुल्तान के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि मुल्तान में काफ़ी जो रोड्स जो हैं वो बनाए जा रहे थे, बड़ी तेज़ी से उन पे काम किया जा रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो इल्तवा का शिकार हैं। इसी के साथ साथ मुल्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए, जिसमें मुल्तान एवेन्यू जैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो कहाँ तक पहुँचा। दीगर जो मुल्तान के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सुथरा पंजाब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लोगों को ये बड़ा मसला है कि ऊपर शहर के जो मेन रोड्स हैं वहाँ तो काम किया जा रहा है, लेकिन गली मोहल्लों के अंदर जो है वो सफाई के उस तरह के इंतजाम नहीं है। तो इस हवाले से भी तफसील गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम तहामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। राना साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। आप मुझे ज़रा वेदर के बारे में थोड़ा सा आगाह कर दें कि इस वक्त जो हमारा ड्राई वेदर है, इसमें अभी आगे की फ़ोरकास्ट क्या है? और हम देख रहे हैं कि धुंध भी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ है बारिशों की कोई फ़ोरकास्ट है? बारिशों की ऐसा अभी तक कोई फोरकास्ट आ नहीं रही, मगर हाँ, जनूबी पंजाब में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी देखने को मिली है। मगर जो कि सर्दियों की एक होता है ना, कि हम पहले देखते थे कि एक अच्छी बारिश देखने को मिलती थी, जिसके बाद खुश्क सर्दी जो है उससे जान छूट जाती थी, मगर वो अभी ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए स्मोक की या फोग की, तो स्मोग में मुल्तान जो है वो अब ज़रा बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुका है। ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब खुद ही बेहतरी की तरफ, पूरे के पूरे जितने भी अजला हैं, इसके 13 अजला हैं, तो वो 13 के 13 अजला जो हैं वो इस वक्त जो है वो स्मोक की सूरत हाल से तो नहीं जूझ रहे, मगर हाँ, धुंध बहुत है। धुंध की वजह से जो मामलात ज़िंदगी है वो मुतासर हो रहा है। जैसे कि आपकी मोटरवेज बंद हो जाती हैं। अब मोटरवेज बंद हो गई तो ऑब्वियसली आप इंटरसिटी जो है वो नहीं जा सकते, और प्रोविंस तो फिर बहुत दूर की बात है। तो फिर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो परवाज़ें भी जो हैं वो भी मुतासर हुई हैं। बाकी जो ट्रेन्स हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है हुई होंगी, वो फिर रिजवान साहब ही आपको बताएंगे कि ट्रेन्स का क्या शेड्यूल है। मगर ये है, देखने में आ रहा है कि धुंध जो है उसने इस दफ़ा का जो हम देख रहे थे कि पहले जो धुंध होती थी वो हमें मिल रही थी जनवरी में जाकर। दिसंबर हम ढूंढते ही रह जाते थे कि यार सर्दी उस तरह की नहीं है और धुंध उस तरह की नहीं है, मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफ़ा सर्दी भी ज़्यादा आएगी, खुश्क सर्दी है ये, और प्लस हम धुंध को भी बहुत ज़्यादा देख अच्छा, रहे हैं। इसमें राना साहब बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं ना, कि जैसे अभी मेरी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थ्रोट इरिटेशन हुई हुई है, और इसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि उसको लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स के जोक दर जोक जो है वो विज़िट कर रहे हैं, तो उसकी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। हाँ जी, वो भी काम किया जा रहा है। H1 और H2 वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फैल चुका है, जिसकी वजह से आप अगर देखें ख़ास तौर पे बच्चों के और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। दानियाल बात करो, और आपके सुलेमान ज़मीर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एवेन्यू के हवाले से एवेन्यू का मनसूबा तो अच्छा जा रहा है। कल रात आप यानी कि गए थे मखदूम रशीद, इस पे भी तवज्जो दें, ये भी हमारा रोड है, काफी अच्छे से इस पे काम नहीं हो रहा। शाह शमस का इलाका है वो भी इस तरह ही पड़ा हुआ है। दूसरा, स्मोक के हवाले से सुलेमान साहब कह रहे हैं कि मोटरवे उस टाइम तक नहीं खोलनी चाहिए, ट्रेनों के आमदरफ्त उस टाइम तक नहीं करनी चाहिए। देखें, हमारी जानें बहुत कीमती हैं, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती।
मोटरवे के हवाले से सवाल है, तर्जमान को मेरा आज का सवाल है कि मोटरवे उस टाइम तक ना खोले। देखें आज जाहिर पीर पे बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक डेड बॉडी लेकर आ रहे थे, उसको बस से टकराव हुआ और वो मौके पर ही काफी सारे लोग जाए हुए। लेकिन जब तक मोटरवे क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल ना हो जाए, जब तक इसको इजाजत ना दे, हरगिज़ जाने बहुत कीमती है थमा भाई। और ट्रेनों का भी शेड्यूल इसी तरह ही होना चाहिए जब तक क्लियर ना हो धुंधों के बाद से। और दूसरा, परवाजों को भी इसी तरह ही होनी चाहिए, जाने बहुत कीमती है। लोगों को पता है, लोग पता नहीं क्यों बेवकूफ बने सफर करने पे, मजबूरी के तौर पे इंसान ठीक है करे। बाकी वन डे के हवाले से भी मरीम नवाज ने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों के खर्चे कम हो रहे हैं इस हवाले से। और दूसरा, साफ सुथरा पंजाब बहुत अच्छा हमारा जा रहा है। बिल्कुल दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं मखदूम रशीद की आप बात कर रहे हैं कि वाकई हमने रात को जो है वो इसके ऊपर प्रोग्राम किया था। दीगर भी मुल्तान के जितने भी मसाइल हैं उसके ऊपर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करते रहते हैं। जैसे आपने राना साहब से एक सवाल किया कि मोटरवेज़ को जो है वो धुंध के टाइम पे नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल ट्रांसपोर्ट का एक निज़ाम है और गुड्स ने भी उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है, इकॉनमी भी हमारी उससे काम चल रही होती है। तो उसके ऊपर भी ज़रा जानते हैं राना साहब की इसके बारे में क्या राय है। देखिए, बात बहुत अच्छी की है इन्होंने, नहीं खोलना चाहिए और होता भी ऐसा ही है। इदारे जो हैं वो हमारे काम कर रहे हैं, नहीं खोलते। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अब आप ये देखें कि अब वो मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं, अब जो ट्रैवल कर रहा है वो करते हुए अगर फौरी तौर पे धुंध आ जाती है, अब उसको वहाँ तो नहीं रोका जा सकता ना कि भाई आप मोटरवे बंद और उसके बाद आप वहीं पर ही रुक जाए। ये चीज़ गलत है। जो ड्राइवर हजरात जितने भी हैं, अगर मोटरवेज बंद होती हैं तो वहाँ पर क़याम तोआम की जगह है, वहाँ पर जाकर आप गाड़ी को एक जगह साइड पर लगा दें, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर ये मोटरवे पुलिस का काम है कि वो उनको डायरेक्शंस दिखाए, स्लो करके तमाम के तमाम जितने भी जो बड़े ट्रॉलर्स हैं उनको साइड पर लगा दे। जिस तरीके से इन्होंने बात की कि ज़ाहिर पीर पर एक्सीडेंट हुआ, डेड बॉडी आ रही थी और वो खुद लोग जो हैं वो हादसे का शिकार हो गए, तो ये उसी वक्त ही मुमकिन होता है कि जब आपके ट्रॉलर्स जो है ना वो खड़े हो जाते हैं रोड के दरमियान में या रोड के बिल्कुल साइड पर। अब जो मोटरवे है उसके आसपास जितना भी देहाती इलाका है वहाँ पर धुंध ज्यादा होने की वजह से हद निगाह जो है वो 100 मीटर से भी कम रह जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर 100 मीटर का मतलब ये होता है कि आप अगर गाड़ी के शीशे में बैठकर देखते हैं ना तो वो आपको नजर नहीं आएगा कि अगला बंदा कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो तफसीलन देखने की ज़रूरत है और आवाम को भी चाहिए कि वो कानून पर अमल करें। जो तलकीन की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो इज्तनाब करें उस पर जो है वो अमल करें। सलमान साहब, सुथरा पंजाब के हवाले से मैं आपका मौक़िफ़ जो है वो जानना चाहूँगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा इस प्रोजेक्ट की जो है वो इंटरनेशनली भी तारीफ़ की जा रही है और हम देख रहे हैं कि जो बज़ाहिर है शहर के जो बड़े रोड्स हैं वो तो साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ज़रा बताइएगा कि आवाम इस प्रोजेक्ट को किस तरह देख रही है। मरियम नवाज का बहुत अच्छा इनिशिएटिव, तारीफ के काबिल। सुथरा पंजाब अथॉरिटी बना दी गई, बहुत जबरदस्त किया, मगर ना अहल किस्म के लोग उसमें शामिल कर दिए गए। अच्छा, आप ये देखें कि ये जितने भी अफसरान इसके अंदर काम कर रहे हैं, खास तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है, क्योंकि वो इसके ऊपर गवर्न कर रहा है ना। सुथरा पंजाब तो चले आउटसोर्स कर दिया भाई, आउटसोर्स करने के बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला फिर वो क्या कर रहा है। आपने अथॉरिटी बनाई, मरियम नवाज ने बहुत अच्छी की, मगर इस वेस्ट मैनेजमेंट का क्या करेंगे। इस डिपार्टमेंट के लोग जो आपसे मुफ्त की तनख्वाहें लिए जा रहे हैं, मुफ्त का एक बोझ जो है वो इस वक्त पड़ रहा है हुकूमत के बजट पर, उसका कौन जिम्मेदार होगा। और फिर दूसरी चीज, इनके पास आप कंप्लेंट लेकर जाओ वेस्ट मैनेजमेंट वालों के पास, दफ्तर के अंदर अफसरान मौजूद नहीं है। सबसे आसान इनके पास एक ट्रिक है कि जी हम फील्ड में मौजूद हैं, हम फील्ड में मौजूद हैं। भाई फील्ड में कहां मौजूद है तो फिर पीछे जो कंप्लेनेंट्स है वो बेचारा क्या करेगा जब आप लोग फील्ड में सारे निकल जाते हैं। भाई कोई एक बंदा फील्ड में तो मौजूद हो। अब मैं आपको बताता हूं, मैं प्रोग्राम कर रहा था सुथरा पंजाब पर, मैंने दिखाया, लोगों ने तारीफ की, मगर दूसरी जानिब वेस्ट मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने मुझे ये कहा कि सलमान साहब हम दफ्तर आए हुए हैं, अफसरान नहीं मिल रहे। इवन के मैंने खुद इस चीज को बेयर किया कि मैं 5 दफा मैंने 5 दिन लगातार कॉल्स किए हैं और कि मुझे आप टाइम दें, मौक़िफ़ दें, मगर वेस्ट मैनेजमेंट के किसी अमले ने भी बात करना गवारा नहीं की। जिम्मेदारियां जरा नाज़रीन के लिए समझा दें कि वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है और सुथरा पंजाब की जिम्मेदारी क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उस वक्त ये थी कि मुल्तान से जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे तल्फ किया जाए।
मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब मुहिम स्टार्ट की। ओके। इसे किया आउटसोर्स, वेस्ट मैनेजमेंट से नहीं संभल रहा था पूरा मुल्तान, या यूं समझ पूरे अजला नहीं संभाल पा रहे थे ये, तो उसकी जगह इन्होंने सुथरा पंजाब को लॉन्च किया और इसे आउटसोर्स किया। ठीक है। आउटसोर्स करने के बाद इन्होंने, अब मैंने इन्हें उस वक्त भी तजवीज़ दी थी कि आप लोग आउटसोर्स करने जा रहे हैं, सिंगल पार्टी को आउटसोर्स ना कीजिएगा, ये बहुत बड़ा है, मुल्तान ज़िला है और इसके अंदर तहसीलें हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा, आप एक बंदे को आउटसोर्स ना कीजिएगा। इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने वही किया कि एक बंदे को आउटसोर्स किया, उसके बाद एकदम इसका जो प्रेशर था ना वो उस बंदे पर आ गया जिस बंदे ने दी थी, उससे काम ही नहीं हैंडल हो सका, वो लोगों के घरों की बाहर गलियों में वही कचरा वही सब कुछ। लेकिन इस वक्त तो वो उसके बाद मैं आपको वही बता रहा हूं ना, फिर थे। इसके बाद इन्होंने बनाई अथॉरिटी। जब अथॉरिटी बनाई, अथॉरिटी बनाने का मतलब ये होता है कि आपने उसे पूरा एक इदारे का शक्ल दे दी। अच्छा, अब वेस्ट मैनेजमेंट का काम था सिर्फ इसके ऊपर गवर्निंग करना, इसे जरा देखना। भाई देखने के लिए आपके डीसी साहिबान भी हैं, एसी साहिबान भी हैं, उसके नीचे और अमला भी है, वो भी देख सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट इस वक्त एक बिल्कुल फजूल इदारा है। ओके। और मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ ये बोझ है। ठीक है। अब रिजवान साहब, हम लोग जो धुन के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसके अंदर ट्रेन्स के बारे में, डिले के बारे में ज़रा बताइएगा कि तो यही है कि ट्रेन वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले का शिकार होती हैं, लेकिन जैसे ही धुन पड़ेगी तो उसमें तो मज़ीद जो है उसका ताख़ीर का शिकार हो जाएंगी। जी बिल्कुल। पहले तो जो कॉलर थे उन्होंने भी ये कंसर्न था उनका, और हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे फॉग से रिलेटेड के इंसिडेंट हुआ था मोटरवे पे, तो लेट मी बी वेरी क्लियर विद इट, इट माइट साउंड सरप्राइजिंग बट railway system is fog proof. Okay. And I am not exaggerating when I say this, because हमारा एक 3-step mechanism होता है। सबसे पहले तो आपका जो सेफ्टी चेक होता है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लाइन क्लियर का सिस्टम होता है। अगर लाइन क्लियर नहीं मिलती, यानी कि ऑथराइजेशन नहीं मिलती ड्राइवर को कि वो अब इस स्टेशन से अगले स्टेशन की तरफ का अपना सफ़र कर सके, वो नहीं मूव कर सकता। और वो लाइन क्लियर इसलिए दी जाती है कि अगर उससे पिछली कोई ट्रेन प्रोसीड कर गई थी तो क्या वो अगले स्टेशन पे पहुंच गई है या नहीं पहुंची। अगर वो लेट से हम बात करते हैं मुल्तान से खानेवाल की। रिजवान साहब, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है वो रोशनी डाल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फॉग के हवाले से, जिस तरह राना साहब ने रोशनी डाली कि फ़ॉग में जो है वो हादसात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो लोग जो हैं वो फिर ट्रेन की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ट्रेन्स तो फिर डिले का शिकार हैं और लोग तो पहले ही ट्रेन्स को छोड़ के बसेस की तरफ जा रहे थे। तो रिजवान साहब जो है वो बड़ा तफसील में समझा रहे थे कि ट्रेन्स का निज़ाम किस तरह वर्क करता है और किस तरह ये निज़ाम जो है वो फॉग प्रूफ है। जी रिजवान साहब, मैं चाहूँगा जिस बात को आप हमें समझा रहे थे वो दोबारा ज़रा वहीं से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो इसके अंदर हमारा जो लाइन क्लियर सिस्टम है, लेट से मुल्तान से खानेवाल हमारे 2 स्टेशन हैं। ओके। अब मुल्तान से खानेवाल सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी खैबर मेल पास करती है, उसके बाद तेज़गाम का रूट बनता है। अब तेज़गाम को तब तक मुल्तान स्टेशन लाइन क्लियर नहीं देगा, ऑथराइजेशन टू प्रोसीड नहीं देगा, जब तक खानेवाल ये कम्युनिकेट नहीं कर देगा मुल्तान स्टेशन से कि हमारे पास जो खैबर मेल आपने भिजवाई थी वो पहुंच भी गई है और आगे रवाना हो चुकी है। अनटिल और अनलेस दिस हैपेंस, आपको एक अज्यूम होता है कि मुल्तान से आगे और कोई ट्रेन प्रोसीड नहीं करेगी। दिस इज नॉर्मल वर्किंग रेलवेज की, जो कि सेट है 1884 से। दिस इज नॉट समथिंग जो हमने अब की है। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे नंबर 1 रीजन तो हो गई फॉग प्रूफ होने की कि लाइन क्लियर सिस्टम। जब तक पिछली ट्रेन जो दे दी गई है, और हम इस डिस्टेंस को कहते हैं ब्लॉक सेक्शन, बेसिकली हमारी एक टेक्निकल टर्म है, वो ब्लॉक सेक्शन के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ट्रेन ऑपरेट करेगी। और ये कम्युनिकेशन इंश्योर करते हैं दोनों स्टेशंस में आपस में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स होते हैं हमारे। अच्छा, दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो हमारा है कंप्यूटर बेस्ड। अब जो डिजिटाइजेशन का एक पहलू आप समझ लें इसको, नाजरीन के लिए आसानी के लिए मैं समझा देता हूँ कि वो इस तरह से है कि उसमें ना ट्रैक के ऊपर आपके ना वेट जैसे ही पड़ता है तो वो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर वेट पड़ रहा है, तो वो राइट जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं रेलवे सिस्टम की, वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाती हैं। ठीक। और उससे जो 2 पिछले स्टेशन होते हैं उन पे रिस्पेक्टिवली येलो और ग्रीन शो करते हैं, यानी कि 2 स्टेशन पहले तक तो ग्रीन होगी, एक स्टेशन पहले इट विल बी येलो, मीनिंग इट इज अ कॉशन। एंड देन वो जो बिल्कुल
पिछला स्टेशन होगा उधर इट विल शो रेड ऑटोमेटिकली. इट कैन नॉट बी ओवर रिडन अनटिल और अनलेस वो जो वेट है वो उस ट्रैक से आगे मूव ना और ये ओवर दी ऑल ओवर पाकिस्तान ये ट्रैक सिस्टम इसी तरह का है? अनफॉर्चुनेटली ये ओवर पाकिस्तान नहीं है, बट मुल्तान डिवीजन विच आई एम पोस्टेड इन, जो कि साहिवाल से स्टार्ट होके हमारे खानपुर तक जो है ट्रैक है, और इसके ऊपर जो है हम करंटली जो है 80% CBI मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. बशमूल ये कि चंद स्टेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारा खानेवाल स्टेशन एक रह गया, उसके साथ रियाजाबाद है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है. फिर यूसुफ वाला कोल पावर प्लांट है, उसके पास ट्रैक पे भी CBI का वर्क चल रहा है. अच्छा, 80% ऑफ द ट्रैक इज फॉग प्रूफ. जैसे अभी आप ये बता रहे हैं कि इससे तो ये होता है कि बड़ा स्मूथ सा एक सिस्टम है जिसकी वजह से डिलेज भी नहीं होंगे, लेकिन ये परसेप्शन क्यों है? अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट कोई अपना ट्रैवल किया होगा जब मैं 2 साल का था ट्रेन पे, उसके बाद से मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये आती है कि यार हम बस का वेट कर लेंगे, हम किसी और चीज़ का वेट कर लेंगे, लेकिन हम ट्रेन से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ तो 4-5 घंटे जो है वो वेट करना पड़ जाएगा हमें. अच्छा, इसके अंदर ना ऐसे है कि हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है एक नेशनल लेवल पर. जो बसेस हैं हमारी मोस्टली वो इंटर प्रोविंशियल, मतलब इनसाइड द प्रोविंस हमारी, इंटर प्रोविंस नहीं होती, वो इनसाइड द प्रोविंस हमारी ट्रैवलिंग होती है. तो शॉर्टर रूट्स के ऊपर मैनेज करना, फॉर एग्जांपल मोटरवे के सेक्शंस को, वो निहायत ईजी होता है. अब एक ट्रेन जो अपना सफ़र का आगाज़ करी है पेशावर से, उसके बाद वो वहाँ से चल के पहुँचना उसने कराची तक, उस रास्ते के अंदर उसको बशमूल सखर में हमारे जो बड़ा फेमस है कि ट्रैक की कंडीशन वाकई बहुत जो है ना वो एक चैलेंजिंग है हमारे लिए. इस तरह के मसाइल से गुजरना पड़ता है इस रेल को, और फिर उसने जब फाइनली पहुंचना है कराची, तब ही उसने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करना है अप डायरेक्शन में. अब क्योंकि हमारा एक टाइम पे एक रेक ही चल रहा होता है अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन में, यानी कि एक जोड़ा हो जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि जो इतने लंबे सफ़र में किसी किस्म की टेक्निकल ख़राबी, अगर हम इतने लॉन्ग रूट पर बसेस को भी चलाएं, तो आई एम श्योर कि बीइंग उसके अंदर एक मैकेनिकल जो है ना फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो डिपार्टमेंटल चैलेंजेस अपनी जगह, मैं उनसे बिल्कुल वो नहीं कहूँगा कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल है, हमें ट्रैक कंडीशंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमारे चैलेंजेस हैं, अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, बट इसके अलावा इस लंबे रूट के ऊपर एक ऑटोमेटिकली चैलेंजेस हमारे साथ आ जाते होते हैं. अच्छा, जैसे अब आप चैलेंजेस की बात करें तो जो नाज़रीन है सुनने वाले वो तो यही कहेंगे कि ठीक है हम नहीं सफ़र करें तो वी आर मेकिंग अ गुड चॉइस ना, हम लोगों को सफ़र नहीं करना चाहिए ट्रेन से. और अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप मवाजना कर दें, कुछ एक अच्छी इमेज भी हमारे लिए पेंट कर दें कि किस तरह जो ट्रेन का सफ़र है वो हमारे लिए बेहतर है बनिस्बत हम रोड्स पर सफ़र करें या हम बाय एयर सफ़र करें, और ये एक हमारा जो है वो बड़ा पुराना निज़ाम भी है सिस्टम का, जो ट्रेन का निज़ाम है. इसके अंदर ना हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव न्यूज़. जब भी कोई नेगेटिव हादसा होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारी एक सर्वाइवल जो है ना मेकअप इस तरह का हमारे ह्यूमन माइंड का होता है कि हम सबसे पहले ना नेगेटिव खबर या नेगेटिव इवेंट की तरफ ना माइल होते हैं. अब ट्रेन का जो हादसा है वो एक्चुअल में फार एंड फ्यू है compared to road traffic. If 200 people die a year in road accidents, then only 2 people will die in a train accident. Okay. This is a statistic of Pakistan. I'm not talking about Japan or America. अब इशू क्या है कि जब वो ट्रेन का हादसा होता है, it carries larger number of people and it is always a major accident अगर हादसा होता है, क्योंकि आप ये देखें कि thousands of tonnage की स्टील की एक बॉडी मूव हो रही है ऑन स्टील ट्रैक्स, और उसने मूव होना भी 100 की स्पीड पे, तो उसने जब हिट होना तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. इसके अंदर मैं एक हादसे का फॉर एग्जांपल एक शेयर कर देता हूँ. अभी जैसे कॉलर ने जिक्र किया था डेथ्स का, हमारे एक बड़ा मशहूर अभी एक रिसेंटली एक हादसा पेश आया लोधरा में, डिरेलमेंट हुई थी जिसमें वो डेड एंड के अंदर जाके टकराई थी हमारी हज़ारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, आई एम सॉरी. तो उसके अंदर हुआ क्या कि जो ट्रैक के ऊपर उसकी हमारी कोचेस थी, वो इतनी इम्पैक्ट हुई थी कि वो 3 से 4 ट्रैक्स साइड पे जाकर उल्ट के गिरी. जस्ट सीइंग दैट पिक्चर आपको बिलीव नहीं होगा व्हेन आई टेल यू. इट इज स्टिल सैड, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वन पर्सन डिड पास अवे, जिसके लिए हम अब तक शर्मिंदा भी हैं और हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इतने बड़े हादसे में भी ओनली 1 पर्सन डाइड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज के नेगेटिव्स आर देयर. हादसे होते हैं, लोगों को पंक्चुअलिटी के भी डर हैं, बट लेट मी बी वेरी क्लियर व्हेन आई से दिस के इट इज सेफर एंड 100 टाइम्स सेफर व्हेन आई टेल यू
के देन कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब सेफ्टी में हमने गुफ्तगू कर ली, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि फैसिलिटीज़ आप किस तरह की दे रहे हैं एक जो है ट्रेन में। एक तो मुझे ज़रा समझाइएगा कि वो इकॉनमी, बिज़नेस प्लस और ये वाला पूरा जो आपका निज़ाम है वो किस तरह का है और फैसिलिटीज़ किस तरह की दी जा रही हैं। दूसरा डिजिटलाइजेशन पर भी बात कीजिएगा कि घर में बैठे हुए मैं अपने लिए कोई ट्रेन की टिकट बुक कर सकता हूँ। बिल्कुल, पहले हम डिजिटाइजेशन पे बात करते हैं क्योंकि वो एक आसान सिंपल उसका है और इसके लिए हमारा वन वर्ड सोल्यूशन है राब्ता, विच इज रेलवे ऑटोमेटेड बुकिंग एंड टिकटिंग सिस्टम। ठीक है, तो राब्ता जो है वो आप अपने घर से बगैर लॉगिन के, ये एक हमने बड़ा मेक श्योर किया कि हमें इसमें कोई लॉगिन सिस्टम नहीं बनाना। रिजवान साहब इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं क्योंकि इस वक्त वो एक ब्रेक का नाज़रीन यहाँ से इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिजिटलाइजेशन ऑफ रेलवेज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो रिजवान साहब हमें ज़रा समझा रहे थे कि किस तरह हम ये जो है वो घर बैठे अब जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं और किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ रेलवे में हमें दी जा रही है ताकि हम जो है वो रेलवेज़ की तरफ जो है वो सफ़र की तरफ दोबारा वापस आएँ, जो हम बसेस की तरफ और दीगर जो हम चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। रिजवान साहब एक्सप्लेन कीजिएगा डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को। जी, राब्ता का हमारा सिस्टम है जो कि आप वेब से, मोबाइल ऐप के ज़रिए या किसी भी कियोस्क पे जो रेलवे स्टेशन पे नस्ब किए गए हैं, उधर से बगैर किसी साइन अप या लॉगिन के आप एक वन विंडो पॉलिसी के तहत टिकट अपनी परचेज कर सकते हैं, रिज़र्व करवा सकते हैं और उसके अंदर सीट सिलेक्टर का ऑप्शन भी मौजूद है कि आप अपनी मनपसंद सीट को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी फैसिलिटीज़ पे आप का सवाल था वो ये है कि हमारे पास हर टियर को कैटर करने के लिए, अगर आप प्रीमियम, पंक्चुअल और टू द पॉइंट, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं पॉइंट ए पॉइंट बी से इस फिक्स टाइम के अंदर पहुंचूं, मुझे बेस्ट जो सर्विसेज पॉसिबल है, तो उसके अंदर हमारे पास अभी शालीमार एक्सप्रेस जो कि रिसेंटली प्राइवेटाइज की गई है और हमारी ऑलरेडी ओन्ड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है, और इसी तरह से अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र करें वहाँ पे हमारी रेल कार जिसको हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस भी कहते हैं, ये वो तीन है विच आई वुड इनवाइट यू एंड एवरीवन जो इस शो को देख रहे हैं कि डू गो आउट देयर, आप इनमें सफ़र करें एंड देन यू विल फील द डिफरेंस कि जो रेलवे का एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएटेड था और वहाँ पर आपको जो है जिस तरह से खाना सर्व किया जा रहा है, क्लीन बेडिंग। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका जो है हम क्वेश्चन ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम आबिद है जी। जी आबिद साहब, मुल्तान से बात कर रहा हूँ मैं, न्यू मुल्तान से जी। अब जी, सुथरा पंजाब के हवाले से बात करनी थी कि क्या सुथरा पंजाब की पॉलिसी ये है कि सिर्फ मेन रोड साफ करने हैं, बाकी जहाँ लोग आबाद हैं, जहाँ लोग रहते हैं उनके लिए सफाई जरूरी नहीं है, सिर्फ जहाँ गाड़ियाँ चलनी है वहाँ जरूरी है, गलियों की कोई सफाई नहीं होती। मैं न्यू मुल्तान से बात कर रहा हूँ, पहले जमादार आते थे, जब से ये महकमा बना है एक भी जमादार नहीं आता ठीक है, किसी भी स्ट्रीट को साफ करने के लिए, कोई ब्रांच रोड पे सफाई करने के लिए। मेन रोड पे रात को 10 बजे तक सफाई हो रही होती है और जहाँ लोग रह रहे होते हैं उन्हें सफाई की जरूरत होती है, साफ आबो हवा की जरूरत होती है। और ये राना साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि इनके ऑफिस जाएं तो कोई अफसर नहीं मिलता कंप्लेंट सुनने के लिए। ओके अभी तो बहुत शुक्रिया। मैं 2 दफा इनके ऑफिस गया हूँ, कोई बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं था जिसको हम कंप्लेन कर सके। वो कह देते हैं आगे से कि जी हेल्पलाइन पे आप कॉल कर लें। हेल्पलाइन वालों से पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा बता दें कि किसी अफसर को हम बता सकें, आपको कंप्लेन नंबर दे दें। नहीं जी, आपके कल आपके पास सुपरवाइजर आ जाएगा, कोई बंदा नहीं आता, कोई नहीं पूछता। 2 दफा मैं कंप्लेन कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, इस हवाले से तफसीलन जो है वो राना साहब से गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहूँगा राना साहब इसका तफसीलन जवाब दीजिएगा। मैं ज़रा कंक्लूड करा लूँ। हम लोग फैसिलिटीज़ पे बात कर रहे थे रिजवान साहब से। रिजवान साहब फैसिलिटीज़ के बारे में बता रहे थे कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अपने टाइम पर पहुँचना है तो उसके लिए भी ट्रेन मौजूद हैं। उसके लिए हमारे पास हाई प्रायोरिटी ट्रेन में ग्रीन लाइन, शालीमार एक्सप्रेस मौजूद है। ओके, अब बट उनकी क्योंकि प्रायोरिटी होती है तो इस वजह से उनमें कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। हमारे कुछ मुसाफिर तो इसको प्रेफर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो हमारे ट्रैवलर्स होते हैं वो टू द मिनट या टू द आवर इतने सेंसिटिव नहीं होते। उनको ये ज़रूर होता है कि हाँ हम शाम तक पहुंच जाएं, हम सुबह के वक्त तक पहुंच जाएं, और चंद घंटों से या चंद मिनटों से उनको इतना नहीं होता। बट हाँ, हमें एक अफोर्डेबल सफ़र चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक्सपेक्टेशन यही होती है, बीइंग अ पब्लिक डिपार्टमेंट, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने के तहत, तो उसके अंदर हमारे पास बेशतर ऑप्शंस मौजूद हैं और उसके अंदर भी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्लीपर क्लास मौजूद है कि आप उसके अंदर इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र आसानी कर सकते हैं। पिंडी से, लाहौर से, मुल्तान से उसका सफ़र आपको बिल्कुल थकाता नहीं है।
उसके अलावा हमारे पास जो है बिजनेस क्लास मौजूद है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ प्राइवेटली सफ़र करना चाहते हैं बट आप स्लीपर जितना किराया नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो भी कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं आपके पास। उसके बाद आप आ जाते हैं एसी स्टैंडर्ड की तरफ। एसी स्टैंडर्ड हमारी वो क्लास है कि अगर आप गर्मियों में सफ़र करना भी चाहते हैं, आपको प्राइवेसी के लिए पैसे और नहीं देने, लेकिन आप एक एयर कंडीशन सफ़र करना चाहते हैं, तो ये उन मुसाफिरों को केटर करते हैं, एसी स्टैंडर्ड। उसके बाद हमारे पास पॉलर कार्स हैं। जिस तरह से हमारी बस सीट्स होती हैं उस तरह से हमारे पास एक पॉलर, उसको हम कहते हैं एसी पॉलर, तो वो उसको मिमिक करती है, उसको केटर करती है। ये तमाम ट्रेन्स में मौजूद है? ये तमाम ट्रेन्स के अंदर मौजूद होती है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास इकॉनमी आ जाता है कि वो मुसाफिर, क्योंकि हमारा जो मुसाफिर है वो उस सेक्शन से या उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि जो काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड है रेलवे का मुसाफिर, तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए सबसे कम से कम कीमत, यानी कि आप अगर आज मुल्तान से बहावलपुर का किराया देख लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बस सर्विस जो है आपको 150 रुपए में मुल्तान से बहावलपुर लेके जाती है और डेली आपके फिक्स टाइम पे लेके जा रही है। रान साहब, मैं आपसे जो है वो रोशनी, मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। जो हमारे कॉलर ने सवाल किया था, बड़े जो है वो पहले भी तफसील में हमें बता रहे थे कि किस तरह के मसाइल हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे न्यू मुल्तान से वो बात कर रहे थे कि वहाँ घरों के पास जो है वो नहीं आते जो वर्कर्स हैं सुथरा पंजाब के। देखें तिहामा, ये सिर्फ एक न्यू मुल्तान की नहीं, ये मुल्तान शहर के हर गली मोहल्ले की बात है कि जहाँ पर कोई बड़ा अफसर या उस इदारे से रिलेटेड हेलो हाय वाला बंदा, यानी कि जिसका कोई ताल्लुक वाला बंदा वहाँ रहता होगा, वहाँ तो सफाइयाँ होती हैं। अब आपको मैं अगर एग्जांपल देने पर आऊँ ना, तो एक छोटी सी एग्जांपल आप ये ले लें कि आपका मुल्तान बोर्ड ऑफिस, सबसे मेन जगह जहाँ पे आप बच्चों को तालीम दी जाती है, जो कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर बनाता है, और बच्चे जो हैं वो अपने मैट्रिक के पेपर्स जो हैं वो वहाँ पर जो है वो चेक होते हैं और उनके फ्यूचर डिसाइड होते हैं। उसकी बिल्कुल अकब में दीवार के साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ा डंप यार्ड बनाया हुआ है, और वो आस पास फैसल स्ट्रीट कहते हैं उसे, गुलगश्त का एरिया। अब आप देखें पोर्श एरिया, एक तरफ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कोई 500 मीटर के फासले पर ब्रांड रोड मौजूद है, जहां पर आपके तमाम अफसरान के फैमिलीज जो है वो शॉपिंग करती हैं, ठीक है। और उसी के ही साथ आपको एक इतना बड़ा डंप यार्ड मौजूद है कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहां पर तकरीबन कोई 1500 से 2000 बंदा रिहाइश पजीरा कोठियां बनी हुई हैं। मैं गया, लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जी यहाँ से ये उल्टा वेस्ट मैनेजमेंट वाले लाके डालते हैं। भाई वेस्ट मैनेजमेंट का काम क्या है इस वक्त, वो सिवाय बोझ के ना आपकी हुकूमत के ऊपर और कुछ नहीं। अब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि शाहरुख ने आलम है, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, ईदगाह मस्जिद की बैक साइड पर चले जाएं, ठीक है, वहां पर भी आपको गंद नजर आएगा कि एक तकरीबन कोई 3 से 4 कनाल का एरिया है, उसके ऊपर वो थोड़ा सा जरा नीचे है, तो वो उन्होंने भर दिया गंद से, वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये चीजें इनकी लैक कर रही हैं अभी भी। और वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी अभी हम कंप्लेंट करने गए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब मैं पहुंचा वहां पर तो इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहां पर लोगों की कतार थी कि जी हमारी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही। तो वो हेल्पलाइन भी बनाई गई हैं, भाई वो हेल्पलाइन पर एक बंदे 2 बंदे बिठा दिए, बस वो सुनते ओके नोट कर दिया, खत्म। वो अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी कर रहे हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई, कागज के अंदर दिखाया जा रहा है कि हम इतना कंप्लेंट्स ले रहे हैं, इतनी कंप्लेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। मरियम नवाज तक मैं उस वक्त अपने प्रोग्राम से भी मैंने ये बात पहुंचाई, और अब भी कहूंगा कि आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ आपने, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, मगर नीचे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो आपको कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रही जो इससे आपकी बदनामी हो। अच्छा, ये इस पे कंप्लेंट्स पे ज़रा रोशनी डाली कि कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जिस पे ज़रा चेक किया जा सके। जैसे अभी वासा का हमने सुना है कि कोई वेबसाइट बना दी गई है जिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस क्या है उस रिपोर्ट की। इस तरह वेस्ट मैनेजमेंट का कोई नहीं है। मैनेजमेंट देखें, एक बार बताऊं, वासा की प्रोग्रेस जो है ना वो आपको नजर आएगी कि अगर ड्रेनेज सिस्टम साफ हुआ है तो वो साथ लगाएंगे, हाँ जी ये ड्रेनेज सिस्टम साफ हो गया। अब ड्रेनेज सिस्टम जो एक लाइन साफ हुई है उसे दोबारा फिल होने में तकरीबन कोई 6-7 महीने लग जाते हैं, मगर गंद तो यार डेली आपने वेस्ट करना है ना। एक घर से अगर आप देखा जाए पर एवरेज अगर एक घर की आप वेस्टेज देखते हैं ना वो तकरीबन 10 to 15 kg है। बिल्कुल ठीक है, तो आप ये देखें कि वो रोजाना की बुनियाद पर है। अब आपने कोई बच्चों के पैम्पर्स हो गए, घरेलू आइटम्स के शॉपिंग बैग्स हो गए, या फिर सब्जी हो गई, आप काटते हैं, वो क्या करते हैं आप
आप उसे वेस्ट बिन में डालते हैं ना, और वेस्ट बिन रोजाना की बुनियाद पे खाली होता है, तो वो आप रोजाना की बुनियाद पर जब आप उसे डालते हैं वो आप इतना कहाँ दिखा सकते हैं। फिर सिर्फ आप यही करते हैं खाना पूरी। और फिर दूसरी बात, एक और चीज, इनका एक और सिस्टम मैं आपको बता दूं, एक अदद PRO जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिसे कहते हैं, अब एक बंदे के पास 2 चार्ज हैं, ठीक है, और उसके पास DC का भी चार्ज है, DC का भी PRO है वो, और वेस्ट मैनेजमेंट का भी PRO। तो क्या मतलब है इसका कि हुकूमत के पास बंदा नहीं है कि PRO एक अलग कर दे जो आपका रिलेशन ऑफिसर बन सके, जो आप लोगों से बात कर सके, आम लोगों से बात कर सके, क्योंकि ऑफिसर से बात करने के दरमियान में PRO आते हैं, उनका काम होता है कि आपके ऑफिसर से जो है वो लाइजॉन बनवाए। मगर जब आपका अपना PRO ही जो है वो बन जाए आपका वकील, तो फिर क्या आप कर सकते हैं वहाँ पर? क्या किया जा सकता है? उम्मीद करते हैं कि मसाइल जल्द अज जल्द, जैसे कि मीडिया की जिम्मेदारी है, आप जैसे जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, आपने तफसीलन हमें आगाह किया कि इस वक्त क्या क्या मसाइल हैं, ख़ास तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम रिजवान साहब से जो फैसिलिटीज़ के ऊपर गुफ्तगू करे थे वहीं से अपनी बात का जो है वो आगाज़ करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जो है वो सुथरा पंजाब के ऊपर जो है वो तफसील गुफ्तगू करे थे। इसी के साथ साथ रिजवान साहब हमें समझा रहे थे कि ये एक परसेप्शन बना हुआ है रेलवेज़ के हवाले से कि जो वहाँ पर जो है वो डिलेज़ बहुत ज़्यादा हैं या फैसिलिटीज़ उस तरह पैसेंजर्स को जो नहीं दी जा रही। इसको जो है वो इस मिथ को जो है वो बस्ट करने की ज़रूरत है। उसके हवाले से तफसीलन जो है वो रिजवान साहब में आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। अच्छा, फिर भी आवाम के अंदर इस तरह की इमेज है कि यार अभी भी हम जो जाएंगे तो 4-4 घंटे जो हमें बैठना पड़ जाएगा। जैसे आपने कहा कि मखसूस ट्रेन्स हैं, उन मखसूस ट्रेन्स के बारे में बताइएगा कि उसके जो है वो चार्जेस ज़्यादा हैं या वो उनके रेट सेम है? हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी वो जो मखसूस ट्रेन है उसमें उनकी सर्विसेज के हिसाब से चार्जेस ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे ग्रीन लाइन और शालीमार एक्सप्रेस की जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, उसके अंदर आपको ना फ्रेश मील सर्व हो रहे होते हैं। अगर ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट, अगर लंच टाइम है तो लंच, अगर डिनर है तो डिनर। अगर तीनों ही एक मुसाफिर को टाइम्स मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो लाहौर से कराची ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तीनों सर्व किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे स्पेशल क्लीनिंग सर्विसेज आउटसोर्स की गई हैं। उसके बाद उसके अंदर जो है आपकी लाइटिंग की होता है, स्पेशल आपके लिए डाइनिंग कार अवेलेबल होती है, उसके अंदर अमला होता है, स्टाफ होता है उनका। तो उन सारे कॉस्ट को देखते हुए उसके अंदर जाहिर है कि उसकी प्राइस भी उसको रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है। अच्छा, अगर फिर भी किसी को कोई मसाइल हैं तो वो कंप्लेंट के बारे में ज़रा बताइएगा, वो किस तरह कंप्लेंट्स कर सकते हैं, फिर उनका रिड्रेसल किस तरह होता है, और अगर आपके पास कोई स्टैट्स मौजूद हैं कि कितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व की गई हैं? बिल्कुल, हमारे पास सबसे पहले तो हमारे नेशनल लेवल पे PM पोर्टल अवेलेबल है, जिसको हम एज अ डिपार्टमेंट जो है वो कहते हैं कि आप बिल्कुल उसके ऊपर एड्रेस करें। फिर उसके बाद हमारे रेलवेज के अंदर भी खुली कचहरी का सिस्टम मौजूद है। अच्छा। जो कि खुली कचहरी लाइव फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वंस अ वीक लाइव होती है, जिसमें हमारे डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, जो हेड होते हैं डिवीजन के, वो खुद बैठते हैं और वो लाइव उन कंप्लेंट्स को हेड ऑन फेस करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ये 2 तो हो गए हमारे नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक कंप्लेंट सिस्टम इस तरह का मौजूद है कि स्टेशंस के ऊपर आपके पास डिस्क्रीट कंप्लेंट बॉक्सेस भी मौजूद हैं। उसके अलावा आपके पास स्टेशन के ऊपर हेल्प सेंटर, जो कि रेलवे पुलिस ऑपरेट कर रही होती है, वो मौजूद होता है। यानी कि आपके लॉस्ट आइटम्स की कंप्लेंट्स होती हैं, कई दफ़ा आपके लॉस्ट चिल्ड्रन हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता, आपके उसके अलावा सर्विसेज का इशू हो सकता है, स्टाफ बिहेवियर हो सकता है, देयर आर सो मेनी थिंग। तो हमारे पास डेडिकेटेड रेलवे स्टेशन की सूरत में हेल्प सेंटर्स, हेल्प डेस्क मौजूद हैं हर स्टेशन के ऊपर, छोटे या बड़े के ऊपर, जिनको हम उर्दू में या एक आम जुबान में पुलिस चौकी भी कहते हैं। तो वो मौजूद है स्टेशन के ऊपर पैसेंजर सेफ्टी के लिए। और स्टेशन मास्टर ऑफिस में एड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स के लिए कंप्लेंट बॉक्सेस मौजूद हैं। ये अपार्ट फ्रॉम खुली कचहरी और PM पोर्टल के मौजूद है। अच्छा, जैसे इसमें कंप्लेंट्स की बात करिए, अब इसमें एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी होता है हमारे गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब भी ये लोग सफ़र करेंगे, हम लोग सफ़र करेंगे, तो हमें ये होता है कि अब जो अमले का रवैया है वो आपके साथ कुछ बेहतर नहीं है, चाहे वो क्लीनिंग के हवाले से हो, चाहे वो जो सर्व कर रहे होते हैं, आपको फूड सर्व कर रहे होते हैं, उसके हवाले से हो। तो उस हवाले से ज़रा बताइए, क्योंकि ट्रेनिंग भी चल रही है या इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, हमारी जो आपने ये 3 चीज़ें बताई ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी इसी के ऊपर हमारी पैसेंजर
फैसिलिटेशन स्क्वाड के नाम से एक इनिशिएटिव लिया गया पाकिस्तान रेलवेज में, जिसको हेड करते हैं असिस्टेंट कमर्शियल ऑफिसर्स। हम बाय डेजिग्नेशन असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड कमर्शियल ऑफिसर्स होते हैं। तो उसमें हमने एक टीम अपने नीचे स्टाफ की बनानी होती है, जिसका मकसद ही यही होता है कि खाने की हाइजीन, खाने की कोल्डनेस, टेम्परेचर, और उसके अलावा क्लीनलीनेस, स्टाफ बिहेवियर, इन 4 पैरामीटर्स पर हमने चेक करके रिपोर्ट्स जमा करवानी है। और इसके अंदर हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं होता, वी आर बेसिकली प्रो कस्टमर्स। हमारा मकसद होता है कि हमने अपने उस स्टाफ को ऑडिट करना है, उसको चेक करना है कि जो उन ट्रेन्स में काम कर रहा है। सो वी आर एक्चुअली वर्किंग इन फेवर ऑफ द पैसेंजर्स, कि अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वी विल रिपोर्ट इट। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल लाहौर डिवीजन से ट्रेन निकली, उन्होंने एक ऑल ओके की पिक्चर दी, अगर वो मुल्तान डिवीजन ने ऑल ओके की पिक्चर दे दी, फिर सक्खर में जाके हो सकता है कि वो चीज आ जाए सामने। उसमें ये होगा कि जो पीएफएस यानी पैसेंजर फैसिलिटेशन स्क्वाड लाहौर और मुल्तान का था, दे विल कम अंडर क्वेश्चन। सो ये हर डिवीजन में रेलवेज के एक सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म दिया गया। इसके अलावा भी कई ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि आपके पास एक अर्जेंट कंप्लेंट आ जाती है, बहुत ही अर्जेंट नेचर की। आप अगेन वो जो राब्ता की ऐप है, और उसके अलावा हमारी ट्रैक माई ट्रेन के नाम से एक ऐप है, उसके अंदर हेल्पलाइन कॉल नंबर दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास वो एप्लीकेशन हो, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे और आपको फौरन जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ। ट्रेन का जो रूट है वो बड़ी काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं कि रिमोट लोकेशन से भी गुजरता है, और इसके लिए फिर हम लोगों के अंदर ये खदशा भी होता है कि क्या कोई हेल्थ के हवाले से कोई डॉक्टर्स या कोई पैरामेडिक्स का स्टाफ जो है वो मौजूद है। दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि उसके क्या इंतजाम हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि एक तो हमारे पास 1122 जो कि पंजाब में हमारे वर्क कर रही है, उसके अलावा ईडी है, हमारे पास डिफरेंट जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल इदारे हैं, वो हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। स्टेशंस के पास ही इनकी एम्बुलेंसेज मौजूद होती हैं, इनके दफातर मौजूद होते हैं। तो नंबर 1 तो चाहे रिमोट एरियाज़ हों चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों, स्टेशंस तो आएंगे, और हर स्टेशन के ऊपर एक स्टॉप आप लेके उसको एक इमरजेंसी को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि अगर बहुत ही अर्जेंट है, और उसके अंदर ये होता है कि हमारे जो पुलिस कांस्टेबल साथ ट्रैवल कर रहा होता है, और जो हमारे साथ कंडक्टर गार्ड होते हैं, वो उस पैसेंजर को अप्रोच या तो वो करेंगे या पैसेंजर उन्हें अप्रोच करेगा। उनके लिए एक इमरजेंसी स्टॉप डलवा के उस पैसेंजर को ऑफ बोर्ड करके, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द पुलिस कांस्टेबल टू गेट देम टू द नियरेस्ट डीएचक्यू और द हॉस्पिटल। तो ये हमारा मैकेनिज्म है। अच्छा, अब इसमें ना दोबारा जो मैं चाह रहा हूँ कि डिलेज पे वापस आ जाएं। हम लोगों ने जैसे आपने बात की, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेशन है, हर चीज़ है, फॉग में भी आप लोग डिले नहीं हो रहे, लेकिन इसके अंदर अगर कोई जो है वो आपकी ट्रेन है वो ख़राब हो जाती है रास्ते में, तो उसका भी खमियाजा जो है वो पैसेंजर को भुगतना पड़ता है, और आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात जो हैं वो देख रहे होते हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा, इसके अंदर ना हम इसकी ना यूँ मिसाल समझ सकते हैं कि ये एक ना हमारा ऐसा चैलेंज है कि अगर पैसेंजर्स ट्रैवल कम करेंगे, उससे रेवेन्यू कम होगा। बिल्कुल। और उस रेवेन्यू कम होने से हमारे पास वसाइल कम हो जाएंगे उसको एड्रेस करने के। इसमें एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पे हमें आगे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं व्यूअर्स से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो रेलवे को एक पुरएतमाद सवारी के लिए इसमें अपना वक्त भी इन्वेस्ट करें और इसको ट्रस्ट दें, ताकि हम उसको फिर एक नेशनल लेवल पर एक इम्पोर्टेंस मिले। बिल्कुल, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो अवाम है वो डिसाइड करती है कि उसकी प्रायोरिटी कहाँ होगी। जैसे ही गाड़ियाँ आई हमारे मुल्क में, इंपोर्ट स्टार्ट हुई थी इन 1990s एंड 80s, एक इन्फ्लक्स हुआ था ऑफ कार्स, और फैक्ट्रीज सेटअप होना जो है वो स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियसली अवाम ने उस तरफ प्रेफरेंस दी, तो वो आपके लिए हाईवेज, मोटरवेज और डिफरेंट कंस्ट्रक्ट हुए। इसी तरह से अगर हमारे पैसेंजर्स जो हैं वो रेलवे को प्रेफर करना शुरू करेंगे, तो वी कैन अश्योर यू कि ये चीज़ें जो हमारे अभी चैलेंजेस हैं ये हम इंटरनली सॉल्व कर लेंगे। हमें बाहर की फंडिंग की तरफ या हमें नेशनल फंडिंग की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हम इसको इंटरनली सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा रिजवान साहब, इसमें ना हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगी उस तरह कंपटीशन आपका बढ़ेगा, तो आप लोग भी ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, क्योंकि जब कंपटीशन आ जाएगा तो फैसिलिटीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके वाले से ज़रा बताइएगा कि क्या एग्रेसिवली इसको देखा जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के अमल को, कि कुछ ट्रेन जो हैं वो प्राइवेटाइज कर दी जाएँ, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है रेलवेज़ का, ये भी बताइएगा। और बिल्कुल हमारे पास लास्ट 30 सेकेंड्स हैं इसके साथ, अगर इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग। बिल्कुल, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी में जो है अभी हमने रिसेंटली जैसे कि देखा है कि हमारी जो ट्रेन है ना उसके अंदर अब आर्मर्ड एक जो है वैगन लगा दी गई है, जो कि आप रिसेंट आने वाले अगले कुछ हफ्तों में देखेंगे ट्रेन के अंदर ऐड कर दी जाएगी फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। सेकेंडली हमारा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ समझने की है कि जो ट्रैक है ना उस पर सिर्फ
ट्रेन्स को नहीं हमने प्राइवेटाइज करना, हम ट्रैक के ऊपर अलाउ कर सकते हैं कि कोई प्राइवेट ओनर आके बिल्कुल ही अपनी ट्रेन खुद चला ले। ठीक है, हम एग्जिस्टिंग ट्रेन्स को भी कर रहे हैं, बट हम अलाउ कर रहे हैं ट्रैक के ऊपर कि वो हमें रेवेन्यू दे के उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का आपने तफसीलन हमें आगाह किया कि क्यों हमें ओन करने की ज़रूरत है और किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो रेलवेज़ का जो पूरा निज़ाम है वो पैसेंजर को दे रहे हैं और प्रो पैसेंजर है पूरा जो है वो निज़ाम है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रेलवे के निज़ाम के ऊपर और हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं। उन्होंने बड़ा तफसीलन हमें जो है वो आगाह किया कि रेलवे का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो किस तरह जो है वो बेहतर होता जा रहा है और ट्रेन्स जो हैं वो उस तरह डिलेज़ का शिकार नहीं होती। एक नेगेटिव परसेप्शन है आवाम के जो है वो जहन में, उसको जो है वो बस करने की ज़रूरत है और ओन करने की ज़रूरत है ताकि हम अपना सफ़र जो है वो अपने सिस्टम को मज़ीद जो है वो बेहतर कर सकें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है CBT साइकोथेरेपी के ऊपर। ये साइकोथेरेपी क्या है, किस तरह इससे डिफरेंट बीमारियों का जो है वो इलाज किया जा सकता है, क्या ये हमारी वो जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फोबियाज़ हैं उसके अंदर भी मददगार साबित होती है। तो तफसीर इस सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब जो कि CBT साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, CBT साइकोथेरेपी क्या है ये, इसको ज़रा बिल्कुल लेमैन टर्म्स में जो है वो एक्सप्लेन कीजिएगा। इससे पहले CBT को एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने नाजरीन को थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जहनी अमराज का इलाज होता क्या है। बुनियादी तौर पे जहनी अमराज का इलाज हमारे मुआशरे में आम तौर पे दो तरीक़ों से हो रहा है। एक माहिर नफ्सियात कर रहे हैं और एक साइकेट्रिस्ट कर रहे हैं जो कि MBBS डॉक्टर कहलाते हैं और MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन करके हॉस्पिटल्स वगैरह में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो क्लाइंट है जो हमारी सोसाइटी से, वो सबसे पहले अपनी सिम्टम्स को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को कहता है कि जी मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे पसीने आते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मेरी भूख उड़ गई है और मैं रात को सो नहीं पाता या सो नहीं पाती। इन अलामात को MBBS डॉक्टर अपने तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में 2, 3, 4, 5 महीने लगते हैं। 2, 4, 5 महीने में डॉक्टर को ये अंदाज़ा होता है कि ये मेरा पेशेंट नहीं है, ये पेशेंट जहनी मर्ज की तरफ जा रहा है। तो फिर वो उसको साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफ़र करता है। ओके। और कोई भी MBBS डॉक्टर किसी भी अपने इस किस्म की सिम्टम रखने वाले पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र नहीं करता। ये एक डायलेमा है, एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि एक तो अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन एक्सपेंसिव है। हाँ, एक्सपेंसिव है और लोगों को उनका मालूम नहीं है कि कहाँ पे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे मुल्तान के भी, जो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, ये भी एक अलमिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो एक सेशन का ही बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इस वजह से जो हमारा जहनी अमराज का जो एक क्लाइंट है या पेशेंट है वो रेफ़र हो जाता है साइकेट्री की तरफ। ठीक है। साइकेट्री का जो तरीका इलाज है वो ये है कि वो जहनी अमराज को अद्वियात के ज़रिए रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक। और उसमें वो मैक्सिमम टाइम नाकाम रहते हैं। उसकी वजह ये है कि मिसरन मैं आपको ये बताऊं कि एक स्टूडेंट जिसका थीसिस कंप्लीट नहीं हो रहा या वो वाइवे में फेल हो गया या उसकी जॉब नहीं हो पाई या वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके इमोशंस पे, उसकी जज्बात पे जो असरात हैं, उसका किस मेडिसिन में इलाज है। अच्छा, वो डॉक्टर इसमें दूसरा ये भी आता है ना कि जो आपको एंग्जाइटी हो रही है, ये डिप्रेशन हो रही है, वो आपको केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है और वो जो केमिकल इम्बैलेंस है वो सिर्फ मेडिसिन ही पूरा कर सकती है। वो आपको साइकोथेरेपी से किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? आपने ठीक बात की। ये केमिकल इम्बैलेंस हुआ कब? जब इंसिडेंट हुआ। अगर वो इंसिडेंट रिमेनिंग है, वो कांस्टेंट है और वो मुस्तकिल है, तो ये केमिकल इम्बैलेंसमेंट जो इम्बैलेंस है ये रेगुलर होता रहेगा। ठीक है। इसका मतलब यह कि हमें उस केमिकल को बैलेंस करने के बजाय उस कॉज को ख़त्म करने की ज़रूरत है।
जो कि साइकेट्रिस्ट नहीं करता। अब एक बच्ची है, उसकी शादी नहीं हुई, अब इसके केमिकल को बैलेंस करने के लिए आप कितना अर्सा तक उसको दवाई देते रहेंगे? जिस दिन आपने उसकी शादी का तयन कर दिया उस दिन उसका केमिकल बैलेंस ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो ये नहीं होती रिसर्च, उसमें रिसर्च ये भी तो है कि वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से वो थॉट्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग करें। वंस आप वो डोपामीन का लेवल या सेरोटोनिन का लेवल ठीक कर देते हैं, अपने जो केमिकल्स आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो उसके बाद वो जो थॉट्स का एक लूप है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, अगर वो कॉज खत्म हो गई तो यहाँ पे ये सर्कल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो थॉट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि आज आपने वो सर्कल ब्रेक कर दिया, कल को फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो शादी नहीं हो रही, सर्कल फिर शुरू हो गया। इसको हम रिमिनेशन कहते हैं कि ये एक रिमिनेशन का सर्कल है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसको आप ब्रेक दे लेंगे फिर चलेगा, ब्रेक दे लेंगे फिर चलेगा, जब तक आप इस सर्कल का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। साइकोलॉजिस्ट ये करता है कि वो आपके जहनी मर्ज की कॉज मालूम करता है और फिर उसके पास 2 या 3 4 तरीके हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी अगर आप मसला लेके आएंगे या कोई इंसिडेंट लेके आएंगे जिसकी वजह से आप ट्रॉमेटिक हुए हैं, तो उसके 3-4 सलूशन हैं। सबसे पहला सलूशन ये है कि रिप्लेसमेंट, कि हम उसको रिप्लेस कर दें। मसलन अगर किसी बच्चे की जॉब छूट गई है तो हम उसे ये कहते हैं कि अच्छा बेटा, अगर आपको इस कंपनी ने निकाल दिया है तो आप इस कंपनी से उस कंपनी में शिफ्ट हो जाए। ठीक है। अब उसकी अगर नई कंपनी में जॉब हो जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएगा। एक बच्ची है, उसकी अगर एक जगह से 2 जगह से 3 जगह से मंगनी टूट गई है, तो किसी अच्छी जगह पे उसकी मंगनी हो जाए उस लड़के या लड़की की, तो मैं ये समझता हूँ कि वो मसला उसका हल हो जाएगा। इसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। और इसका बाज़ औक़ात ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका रिप्लेसमेंट मुमकिन नहीं है। जैसे वालिद हैं, वालदा हैं, उनकी फौतीदगी, या आपका कोई ऐसा बच्चा जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो जवानी में फौत हो गया है, तो इस किस्म के इश्यूज जो रिप्लेसेबल नहीं हैं, उसका हल ये है कि साइकोथेरेपी के ज़रिए या साइको एनालिसिस के ज़रिए या दीगर जो बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ की अक़साम मौजूद हैं, इनके ज़रिए मतलब एक बड़ी अच्छी साइकोथेरेपी आजकल एडिटिक थेरेपी है, जिसमें जहन से वो जो इमेजेस हैं उनको निकाल के साइड पे किया जाता है और उसकी जगह पे नए इमेजेस डेवलप किए जाते हैं। ये ऐसे है कि जैसे आपके कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ जाए तो हम उस वायरस को पहले डिलीट करते हैं और फिर कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर फिर पहले की तरह वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उसने वो तो पहले अपने सिम्टम्स लेके, वो जैसे आप बता रहे थे कि वो एक MBBS डॉक्टर के पास गया, उन्होंने उसके बाद उनको रेफ़र किया साइकाइट्रिस्ट के पास। वो जो साइकाइट्रिस्ट हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग में साइकोलॉजी शामिल नहीं है? ये थेरेपी, बिहेवियल थेरेपी शामिल नहीं है कि वो सेशंस के थ्रू जो है वो ट्रीट करने की कोशिश करें और उसके बाद जो मेडिसिन है उसकी तरफ आएँ, या ये प्योरली डोमेन है साइकोलॉजिस्ट की? ये डोमेन बिल्कुल अलग है। ये ऐसा ही है जैसे एक MBBS डॉक्टर जो है वो पैथोलॉजिस्ट नहीं होता। ओके जी। वो टेस्ट के लिए लैब ही भेजता है और उसकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं टेस्ट की वो पैथोलॉजिस्ट ही करता है। ठीक है। ये सिर्फ उसकी रिपोर्ट पढ़ के उसको प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब। और ये उस साइकाइट्रिस्ट भी तयन कर सकता है कि आप जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास, वहाँ से इस मसले को रिजॉल्व करें, और साइकोलॉजिस्ट ने ये तय करना है कि ये यार इसके अंदर ये केमिकल इम्बैलेंसेस भी हो रहे हैं तो हमें जो है वो साइकाइट्रिस्ट की हेल्प की जो है वो ज़रूरत है। क्या ये दोनों के मिलाप के साथ ये काम किया जाता है? एग्जैक्टली होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले क्लाइंट को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है। और वो ये कंडीशन देखे कि अगर क्रॉनिक पेशेंट है और पेशेंट स्टेबलाइज नहीं है, मतलब बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है, या उसका बिहेवियर इतना अग्रेसिव है कि वो गाली गलोच कर रहा है, मार धाड़ कर रहा है, तो उसको डेफिनेट 2-4 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है कि वो साइकेट्रिक मेडिसिन यूज़ करे और नॉर्मल हो जाए, बात सुनने के काबिल हो जाए और फिर वो अपना इलाज करे। आइडियल केस सिनेरियो ये है। आइडियल सिनेरियो ये है। और जो आपने जो बात की कि साइकेट्रिस्ट के पास अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो साइकेट्रिस्ट जब तक खुद मायूस नहीं हो जाता उसका इलाज कर करके वो उस वक्त तक उसको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर नहीं करता। वो समझता है कि मेरे, वो पूरा जोर लगाता है कि ये शायद अद्वियात से ये मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा।
अच्छा, साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजिस्ट के पास एक पेशेंट आता है, वो एक पेशेंट की साइकी भी तो यही होती है ना कि मैं आज जाऊंगा, दवाई लूंगा और मैं कल ठीक हो जाऊंगा। वो जो एक कांस्टेंट एंग्जाइटी के शिकार है, वो उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, उसको जो है वो डिप्रेशन है, उसका बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा। वो जाता है, वो एक सेशन लेता है, वो कहता है यार ये बातें तो मैं अपने वाले साहब के साथ भी कर सकता था, ये बातें तो मैं अपने भाई के साथ भी कर सकता था, तो मुझे इनको 5,000 या 7,000 देने की क्या ज़रूरत है। उसकी जरा बड़ी सिंपल सी मिसाल ये है कि चाय बनाने का तरीका सबको पता है कि चाय में दूध डलता है, पत्ती डलती है, चीनी डलती है, पानी डलता है, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। इन 4 इंग्रेडिएंट्स की टाइमिंग को आप चेंज कर दें। मसलन पहले आप पतीले में चीनी डाल दें, फिर पत्ती डाल दें, उसे गर्म करना शुरू कर दें, वो कैरेमल बन जाएगा, फिर उसमें आप पानी डालें, फिर उसमें आप दूध डालें, टेस्ट और होगा। लेकिन अगर आप पहले पानी को बॉयल करें, पत्ती डालें, चीनी डालें, दूध डालें, फिर और टेस्ट है। लेकिन अगर आप दूध को बॉयल करके एक साइड पे रखें, कावा अच्छी तरह बनाएं और फिर ये बॉयल्ड दूध उसमें डालें, चाय का टेस्ट और आएगा। बिल्कुल, इंग्रेडिएंट्स सेम हैं, चारों चीज़ों की टाइमिंग ने चाय का टेस्ट चेंज कर दिया। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी गुफ्तगू ही है, लेकिन उसकी टाइमिंग्स हैं कि किस टाइम पे किस बात को किस तरीके से करना है, और ये साइकोलॉजिस्ट जानता है। मतलब हमारे यहाँ 4-5 स्टेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी भी आदमी को जिसका ब्रेकअप हुआ और जिस लड़के का या लड़की का, आप उसको पहली स्टेज पे ये कह दें कि आप उसको भूल जाओ। हाँ, नामुमकिन है। नामुमकिन है। एक आदमी की एफिलिएशन है और वो उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी में रहा हुआ है, ये रही हुई है, वो कैसे उन मामलात को या उस फर्द को उसको भूल सकती है या भूल सकता है, ये कहना ही बेवकूफ़ी है। और वालिदैन या घर वाले या दोस्त, अहबाब, कुलीग्स, ये सब ये कहते हैं कि यार भूल जाओ, यार दुनिया में एक ही लड़का था, यार दुनिया में एक ही लड़की थी, बहुत सारी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें और मिल जाएंगे, तुम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस स्टेज के ऊपर वो बात ना वो सुनने के लिए तैयार है, ना वो बात असर करती है। हमारे यहाँ स्टेजेस हैं। हम सबसे पहले उसकी केसेस ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं ज़रा साइकोलॉजी को ही समझना चाह रहा था। जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, साइकाइट्रिस्ट का आपने रोल समझा दिया, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और दूसरे साइकोलॉजी की फील्ड्स भी हैं। मैं चाह रहा था कि आप ज़रा उस पर रोशनी डाल दें, और उसके बाद ये तयन कब करना है कि मैंने जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। एक पेशेंट को कभी ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि मेरे जो सिम्टम्स हैं ये मुझे साइकाइट्रिस्ट के अलावा मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएंगे। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इशू तो जज्बात से मुतालिक है, ओके, रिलेशन से मुतालिक है, आपकी ज़ात से मुतालिक है, आपके एहसासात के मुतालिक है, इसका किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो, ये आपको सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। और साइकोलॉजिस्ट ये समझेगा कि अगर इसको मेडिसिन की कहीं पे ज़रूरत है तो फिर वो उसको साइकाइट्रिस्ट के पास जो है रेफर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो है वो नाज़रीन हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जिसको आज तक भी अनफॉर्चुनेटली टैबू समझा जाता है और इसका जो है वो इलाज नहीं कराया जाता। लोग खुद ही जो है वो इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल एक प्रोफेशनल लोग जो है वो मौजूद हैं। मज़ीद भी सवाल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सर हमें समझा रहे थे कि किस तरह एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके डिफरेंट जो ज़हनी मर्ज़ हैं उनका जो है वो इलाज कर सकता है। इस पे हमने ये भी जानने की कोशिश की कि तयन किस तरह करना है कि हमने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। अब हमने सर इसकी जो है वो बेस एक सेट कर ली थी। मैं चाहूँगा कि डेल्व करते हैं अपने टॉपिक के अंदर कि इलाज किस तरह किया जाता है। जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि लोग तो यही कहते हैं कि मैं अपने बाप से बात कर लूँगा, मैं अपने भाई से बात कर लूँगा, मैं अपनी बहन से बात कर लूँगा, तो मैंने बातें ही करनी है, मैं जाके उसके 7-8 हज़ार आपको क्यों दे दूँ। देखिए, ये बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। मैं ये समझता हूँ कि जैसे BS का इल्म है, जो लोग बच्चे BS कर रहे हैं, अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है तो उसकी किताबें टीचर पढ़ाता है और हम पढ़ते हैं। बिल्कुल, बच्चा स्टूडेंट पढ़ता है। अगर वही सेम किताब वो घर बैठ के पढ़ ले तो उसको वो नॉलेज जो उसको यूनिवर्सिटी में आना है वो कभी भी नहीं आए। बिल्कुल। तो घर बैठ के जो बात करना है, असल में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि साइकोलॉजिस्ट के मुतालिक लोग यही समझते हैं कि वो बात करता है, गुफ्तगू करता है, और हम इन बातों की वजह से उनके पास क्यों जाएं। ये बातें तो जो वो बात कर रहा है वो घर में भी सब लोग कर रहे हैं। असल में जैसे एक
कलर पेंटिंग है, एक कलर पेंटिंग आप 5वीं जमात के बच्चे को 4 कलर दे दें जो बेसिक कलर हैं, वो उन 4 कलर्स को एक ड्राइंग बनाएगा, ये बच्चा ड्राइंग बनाएगा और वो फजूल सी ड्राइंग होती है। लेकिन यही 4 कलर आप किसी आर्टिस्ट को दे दें, वो इन 4 कलर से सैकड़ों कलर बना सकता है। बिल्कुल। और वो सैकड़ों कलर एक दूसरे से मुनफरिद होंगे और वो मुनफरिद कलर एक मुनफरिद किस्म की पिक्चर बनाएंगे और वो तस्वीर एक आर्टिस्ट की पिक्चर कहलाएगी, वो एक मास्टरपीस कहलाएगी और वो हज़ारों लाखों डॉलर्स में बिक सकती है। तो हम अगर ये कहें कि 4 रंग हैं, ये जो आर्टिस्ट है इसने 4 रंगों को ही मिलाया है, तो हम इसको इतने पैसे क्यों दें और हम इसके पास क्यों जाएं पिक्चर बनवाने, तो मैं समझता हूं कि ये इनकी लोगों की एक रॉन्ग आर्गुमेंटेशन है कि गुफ्तगू नहीं है। वो गुफ्तगू का एक ऐसा कम्बिनेशन है जो एक आर्टिस्ट करता है। जैसे हम इकबाल को क्यों पढ़ते हैं, इकबाल जैसी शायरी आप लोग कर लेना सब, नहीं कर सकते। शेक्सपियर जैसी गुफ्तगू आप नहीं कर सकते। जो अल्फाज शेक्सपियर के हैं वो आपको भी आते हैं, आपकी वोकैबुलरी में हैं, लेकिन आप उन जैसे फ्रेजेस नहीं बना सकते। वो जो थॉट शेक्सपियर को आ रहे हैं वो आपको नहीं आ सकते। इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो है वो जिस हाई लेवल के ऊपर बैठ के चीज़ों को देख रहा होता है, सोच रहा होता है, तो आपके घर वाले, आपके कलीग्स, आपके क्लास फेलो आपके मसले को उस लेवल के ऊपर बैठ के नहीं देख रहे होते और ना उस लेवल पे रिजॉल्व कर रहे होते हैं। सुपरफिशियली तो ट्रीट किया जा सकता है, वो जो कोर उसका प्रॉब्लम था उसको जो है वो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, वो एक प्रोफेशनली ये रिजॉल्व प्रोफेशनली। अच्छा चलें, इसका सर ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक आपके थॉट से है उसका जो है वो इलाज आप करेंगे, साइकोलॉजिस्ट करेगा। एक पेशेंट जो है वो आपके पास आते हैं तो ऑन एवरेज कितना टाइम लग जाता है किसी का इलाज करते हुए, किसी को थेरेपी देते हुए, या ये सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है और ये पेशेंट टू पेशेंट जो है वो डिफ़र करता है? ये इसमें थोड़ी वेरिएशन है। ये साइकोलॉजिस्ट जो सबसे पहले एक जो प्रीवियस एक 5-6 डेकेड से जो तरीका इलाज चल रहा है वो थोड़ा लंबा था, ठीक है। लेकिन अब दुनिया क्योंकि बहुत मसरूफ़ हो रही है इसलिए शॉर्ट टर्म्स मेथोडोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे बहुत ही एक अजीम माहिर नफ्सियात थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, प्रोफेसर खालिद सईद साहब जी, उन्होंने पाकिस्तान में ये तरीका इंट्रोड्यूस करवाया शॉर्ट टर्म केस हिस्ट्री का। वो ये कहते थे कि 2-4 घंटे एक क्लाइंट के ऊपर सर्व करने से बेहतर है कि आप एक शॉर्ट टर्म केस हिस्ट्री लेकर आप उसका इलाज शुरू करें ताकि उसका वक्त भी बचे और आपका कीमती वक्त भी बच जाए। तो हमारी खुशकिस्मती ये कि हमने उनसे सीखा ये। और आजकल जो जदीद साइकोथेरेपीज़ हैं जिसमें एडिटिक थेरेपी है, इमेज थेरेपी है, ये ऐसा तरीका इलाज है कि ये 2 सेशंस में 3 सेशंस में फ़र्द का इलाज कर देती है। ओके, 2 से 3 सेशन में और ये थेरेपीज़ के ज़रिए आप लोग जो है वो इसका इलाज कर लेते हैं। हाँ, मैं बहुत सारे पेशेंट को मैं ये 2 या 3 सेशन में, ख्वाह वो उसका कितना भी क्रोनिक मसला ना हो, अगर सबसे पहले इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे ना स्टेजेस की, सबसे पहली स्टेज ये है कि किसी भी फ़र्द को ये एहसास हो कि वो जहनी मसले का शिकार है, पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज ये है कि वो उस अपने जहनी मसले का इलाज करवाने के लिए रेडी तैयार हो। अब एक शख्स है वो ये कहता है कि जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई, उन्होंने कहा कि जी मेरे शौहर फौत हो गए हैं और वो, मैंने कहा आई मैं उसकी आपको जहन से निकाल दूं, कहने की नहीं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी यादों के साथ बसर करनी है। अच्छा, यानी कि वो खातून तैयार ही नहीं है कि इलाज करवाने के लिए। अब पहली स्टेज ये है कि आदमी उसको अवेयरनेस है कि उसको एक जहनी मसला है। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि तयन किस तरह किया जाएगा कि एक शख्स अपने अंदर किस तरह ये चेंजेस देखेगा या फैमिली किस तरह के चेंजेस देखेगी तो उसको कहेंगे कि हाँ अब आपको जो है वो एक प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। किसी भी फ़र्द को ये डायग्नोज करने के लिए या मालूम करने के लिए कि उसको जहनी मसला है या नहीं है और वो अब काबिल इलाज हो चुका है या नहीं, इसकी एक कसौटी है। जब आपकी नॉर्मल लाइफ आपके उस साइकोलॉजिकल इशू की वजह से या उस इवेंट की वजह से
डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। ठीक है। और आप अपनी रेगुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रोज़ के मामूलात हैं, आप उसको अदा करने में अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाएं, तो आप समझें कि आपको इलाज की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा, इसी में अगर इलाज की ज़रूरत है तो इसमें नेचुरल, क्योंकि ग्रीफ तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, दुख वो एक नेचुरल है, पेन आपको होती है, जब कोई चोट लगेगी तो पेन होगी, कोई आपका जो है वो अपना आपसे दूर चला जाएगा तो आपको पेन होगी। तो इसमें क्या चीज़ नॉर्मल है और वो क्या चीज़ एबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाती है? क्योंकि अगर मैं डे टू डे अपने टास्क कर रहा हूँ और उसमें मुझे कोई एक थॉट आता है लेकिन मैं उसको ब्रश असाइड करता हूँ और अपने टास्क को करता रहता हूँ, क्या वो थॉट आना भी गलत है? साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ग्रीफ का जो टाइम पीरियड है या टाइम स्पैन है या उसका लाइफ स्पैन है वो 6 महीने का है। ओके। अगर कोई ग्रीफ किसी का वालिद वालदा बीवी मंगेतर फौत हो गया, बेटा बेटी फौत हो गया है और उसका गम, या उसको छोड़ के चला गया है, या उसको छोड़ के चले जाना भी नहीं ज़ाती बात ज़्यादा बेहतर है, तो उसका गम उसको 6 महीने तक रहना चाहिए। ठीक है। ये उसका एक नॉर्मल स्पैन है। लेकिन अगर कोई शख्स 6 महीने के बाद भी ग्रीफ में रहता है Then this is an तो abnormality. फिर उसको एबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाएगा। फर्द की फिर जो रोज़ के मामूलात हैं ठीक, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, अब अपना कॉमन जो हमारे इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर मैं ज़रा आपके चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। जैसे एंग्जाइटी है, पहले तो वो सीबीटी साइकोथेरेपी हमारा जो है वो मिस हो गया, उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वो किस तरह आप जो है वो हेल्प करते हैं आपको ट्रीट करने में। दूसरा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इनसे जो है वो किस तरह निकला जा सकता है? क्या घर में कोई इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं जिस तरह कहा जाता है कि अगर आपको कोई थॉट आ रहा है तो आप लिखना शुरू कर दें, या इसका जो है वो इलाज किया जा सकता है? देखिए, ये जो घरेलू टोटके हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो उसका घरेलू टोटकों से इलाज नहीं होगा ना। अगर नॉर्मल नज़ला खांसी है तो उसका घरेलू टोटकों से इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई उसको कोई किसी बीमारी का अटैक है तो वो घरेलू टोटकों से वो नहीं, वो आपको उसको डॉक्टर के पास जाना है या किसी हकीम के पास जाना है और प्रॉपर उसकी मेडिकेशन उसकी ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर एक नॉर्मल किस्म का ग्रीफ है या नॉर्मल किस्म का एक सदमा है, जैसे एक आपसे कोई इवेंट मिस हो गया या आपका किसी कॉलेज में एडमिशन ना हो पाया, आपने दूसरे, तो ये एक नॉर्मल है, इसको आप घर में बैठ के गुफ्तगू से और ये रिजॉल्व कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि घर में लिख लें, ये बेसिकली वो हैं एक्टिविटीज़ हैं जो साइकोलॉजिस्ट देता है जी। इसकी भी एक हायरार्की है, एक तकसीम है कि किस वक्त क्या चीज़ देनी है और किस वक्त आपसे उगलवाना है, किस वक्त आपसे बात करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक जनाजे पे खड़े हुए हैं और आप उधर दफनाने का टाइम आया हुआ है और वहाँ आप किसी शख्स से ताज़ियत कर रहे हैं और उसे ये कह रहे हैं कि जी बताएं ये वाले साहब कैसे फौत हुए, तो ये बेवकूफ़ी है। मैं समझता हूँ कि वो पहले वो दफना ले, उसके बाद घर बैठेगा, फिर उसको तसल्ली होगी, फिर आप उसे पूछ सकते हैं कि वाले साहब को क्या हुआ था। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि और साइकोलॉजिस्ट इनकी टाइमिंग्स को अच्छा, एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट समझता है कि किस वक्त क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपनी जो जनरेशन है इसको इस तरीके से मोटिवेट करें कि अपने जहनी मसाइल को साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए ना घबराएं, उनसे डिस्कस करते हुए ना घबराएं। हमारी जनरेशन जो है वो फेसबुक की और सोशल मीडिया की पैदावार है और इनकी जो साइकी है वो ये है कि जैसे मैं देखता हूँ तो वो एक लड़का या लड़की लिखता है कि मैं ज़हनी अज़ियत में शिकार हूँ। आप देखेंगे कि उस पेज की अगर 1000 फॉलोवर है तो 800 लोग जो हैं उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। कोई कहेगा जी आप दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, कोई कहेगा नमाज पढ़ना शुरू कर दें, कोई कहेगा आप लिखाई करें, कोई कहेगा आप नावल पढ़ना। यानी कि 1000 साइकोलॉजिस्ट आपको फेसबुक से मिल जाएगा जो कि उसका प्रॉपर इलाज नहीं है। अच्छा चलें, इस पे जो आपका काम है वो ज़रा आसान से समझा दें। सीबीटी साइकोथेरेपी, अब एक पेशेंट हैं वो आपके पास आए हैं इस उम्मीद के साथ कि मेरा जो है वो इलाज किया जाएगा, तो वो किस मराहिल से गुजरेगा, किस तरह की एक्सरसाइजेज उनको दी जाएंगी, ज़रा लेमैन टर्म में ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि मोटिवेशन भी क्रिएट। दूसरा इसके साथ ये भी एक ज़ेली सवाल ऐड कर लीजिएगा, क्या अभी भी ये जो अमराज हैं उनको टैबू समझा जाता है? लोग अभी भी इस कतराते हैं कि जहनी अमराज के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाने से? हाँ, ऐसा है, अभी भी लोग शर्म महसूस करते हैं। लेकिन जो बच्चे ज़रा पढ़े लिखे हैं और बोल्ड हैं
न्यू जनरेशन में थोड़ा सा ये टैबू ख़त्म होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है और बड़े हैवी अमाउंट में ये एग्जिस्ट करता है। और अभी इस टैबू को ख़त्म करने पे काम करने की जरूरत है, अवेयरनेस करने जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस पर ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करते हैं सर। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन है ब्रेक के बाद गुफ्तगू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, तो इसको यहीं से आगाज़ करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बिहेवियर थेरेपी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह जो है वो साइकोलॉजिस्ट आपके डिफरेंट ज़हनी अमराज का जो है वो इलाज करता है। मज़ीद भी इसके हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हसन जो है वो रिपोर्टर रोही टीवी, वो इस वक्त वेदर की सूरत हाल देने के लिए रेडी हैं। जी हसन, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? आज जी शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदो-नवाह की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ़ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और गुज़िश्ता कई दिनों से जो मुल्तान में धुंध की शिद्दत और लहर बरकरार थी, आज वो मुल्तान शहर में कुछ हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही है और हद निगाह भी कदरे बेहतर रहती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर मोटरवे की बात की जाए, चूँकि धुंध की शिद्दत में कमी है, हद निगाह बेहतर है, मौसम बिल्कुल क्लियर रहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो मोटरवे M4 और M5 है वो हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुले हैं। मोटरवे M4 की बात की जाए तो M4 का सब सेक्टर खानेवाल से शेर शाह तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुले हैं। M5 की बात की जाए तो M5 मोटरवे शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए रवां दवा है। इसी के साथ ही तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उस वक्त मोटरवे को बंद किया जाता है जिस वक्त हद निगाह में कमी देखने में आती है और शहरियों की हिफाजत के लिए मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है। इसी के साथ ही अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज चूँकि सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है तो कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदो-नवाह का 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है जो कि 96% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे आलूदा है जो कि 172 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 6ठे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि दर्जा हरारत नुमाया हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसी तरीके से जो मौसम है वो इसी तरीके से रहने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि खुश्क सर्दी की शिद्दत आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जबकि धुंध की शिद्दत में कुछ हद तक कमी आती हुई दिखाई देगी। जी बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह हसन बता रहे थे कि वेदर जो है वो कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन बहरहाल हमें जो तलकीन की जा रही है स्टेट की तरफ से, हमने उसके ऊपर जो है वो अमल करना है और गैर ज़रूरी सफ़र से जो इज्तनाब करना है। नाज़रीन, सलमान ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें मार्केट के रेट्स के हवाले से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर औलिया में जो सब्ज़ी और फल हैं उनके दाम बेलगाम हो चुके हैं। सरकारी रेट को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से खुद साख्ता महंगाई जो है वो रूज पर जा चुकी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी गैर फाल नज़र आते हैं। सबसे सस्ती सब्ज़ी की बात की जाए तो इस वक्त शलजम, मेथी और इसके साथ साथ बंद गोभी और मूली जो है वो इस वक्त सबसे सस्ती सब्ज़ी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। रेट की बात करें तो इस वक्त उसका रेट सरकारी रेट लिस्ट में 20 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर ये 40 से 50 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों की बात करते चलें तो इस वक्त सरकारी नरखनामे में आलू जो है वो 30 रुपये, अदरक 290 रुपये, भिंडी जो है 140, प्याज 60 रुपये मुकर्रर किया गया। मगर मार्केट के अंदर इस वक्त आलू जो है वो इस वक्त 50 रुपये से 60 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 350 है, भिंडी 160 और प्याज जो है वो 90 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी रेट में शिमला मिर्च का रेट जो है वो 110 है, लहसुन 290 है, जबकि मटर जो है वो 90 रुपये किलो जो उसका रेट मुख्तस किया गया। मगर मार्केट के अंदर शिमला मिर्च जो है वो 150 है, लहसुन 350 है, जबकि मटर जो है वो 160 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरीके से फलों की बात करते चलें तो एक आम शहरी के लिए फल ख़रीदना भी ख़्वाब बन चुका है और फलों के रेट लिस्ट में इस वक्त अगर देखा जाए तो लाड़काना अमरूद जो है वो उसका सरकारी रेट 190 रुपये है, कंधारी अनार का 540 रुपये है, पपीता जो है वो 310 रुपये है। मगर मार्केट के अंदर इसे लाड़काना अमरूद 250 रुपये, कंधारी अनार 650 रुपये, जबकि पपीता जो है 450 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी रेट इसके मुताबिक सेब का रेट 318, सिंघाड़ा जो है वो 130, शकरकंदी जो है वो 100 रुपये है। मगर मार्केट के अंदर सेब जो है वो 400 रुपये किलो तक, सिंघाड़ा 200 रुपये किलो तक, जबकि शकरकंदी जो है 150 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी रेट इसके मुताबिक फ्रूटर जो हैं वो 120 हैं, किन्नू जो हैं वो 140 है, जबकि केले जो हैं वो 130 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि सरकारी रेट इस पर दरामद करवाए ताकि शहरी सस्ती और मियारी सब्जियाँ और फल जो है वो खरीद सकें। जी
जी बहुत शुक्रिया राना सलमान जमीद साहब, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह राना साहब बता रहे थे कि इस वक्त बड़ा गैप है जो ऑफिशियल जो रेट्स हैं उसमें और जो एक्चुअल मार्केट के रेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, और ये जो खुद साख्ता महंगाई है इसको कम करने की ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा ताकि शहरियों को सस्ते दामों पर चीज़ें मिलना जो है वो शुरू हो जाएँ। नाज़रीन, एक बर्थडे हमने विश करनी है, राना अदनान साहब हैं, उनकी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और अल्लाह ताला आपकी जितनी भी नई ख्वाहिशात हैं, जो आपकी लेजिटिमेट जो दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो पूरा करे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी अगेन। सर, हम बात कर रहे थे थेरेपी के ऊपर। मैं चाहूँगा कि जिस तरह बात कर रहे थे कि डिफरेंट जो फेजेज़ हैं उसका तयन एक डॉक्टर ने करना है, एक साइकोलॉजिस्ट ने करना है कि उसका इलाज किस तरह किया जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ मिथ्स हैं ये अभी भी क्यों मौजूद हैं कि हम जो है वो अभी भी किसी माहिर नफ्सियात या किसी ऐसे डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास हम नहीं जाना चाहते? अभी तो जेन ज़ी है, ये तो आज पढ़े लिखे लोग हैं, हम देख रहे हैं 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। असल में ये जिस जेन ज़ी का आपने बात की है, ये बेसिकली फोकस्ड जनरेशन नहीं है। इसको मतलब आप ये कहने कि तैयार किया जा रहा है, हम तो ये समझते हैं कि इस जनरेशन को एक तैयार किया जा रहा है, गैर महसूस तरीके से इनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और इनको एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया जा रहा है, और वो मकसद जो है वो अब आपके सामने है। जेन ज़ी आपने देखा गया कि ये जनरेशन जो है वो कूल एंड काम नहीं है, बड़ी जल्दी हाइपर हो जाती है और बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाती है, फोकस नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि और इनके अंदर एक ये भी खुमार है कि ये अपने मसाइल को खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। इनको ये इतना ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ये फिर आपस में बैठते हैं, आपस में बैठ के उन मसाइल का हल निकालते हैं, जो कि गलत होता है। और मसलन जैसे मैं ये समझता हूँ कि आम तौर पे जो ये लोग कर रहे हैं वो अपनी इन महरूमियों का, अपने इन मसाइल का हल नशे से निकालते हैं कि ये बड़ा अच्छा एक मेथड है कि आप नशा कर लें और कुछ देर के लिए आप उस गम को, उस परेशानी को भूल जाएंगे। नशे के हवाले से आप साइकोलॉजिस्ट ये भी तो कहते हैं ना कि वो आप जिस भी परेशानी में हैं वो पाइल अप होता जा रहा है। आप थोड़ी देर के लिए तो उसमें से निकलते हैं, लेकिन वो इकट्ठा होता और जिस दिन आप वो नशा छोड़ते हैं या जब आपकी उसकी क्रेविंग या डोपामिन आप उससे पूरा नहीं कर पाते तो वो एक धड़ाम करके पूरा बोझ जो है वो आपके ऊपर गिरता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो आपने जिस जेन ज़ी की बात की है, इसमें देखें, इसमें दो सी कहते हैं कि आप ना ये कश लगाएं और एक पिल ले लें या एक डोज ले लें तो अब आप ये भूल जाएंगे ना। तो उस गम का शिकार फर्द को, लड़के को या लड़की को उस वक्त उस गम से बचना है जिसकी वजह से वो शिकार इसका, और इजी वे उसके लिए यही है, उसके इजी वे है। तो वो इस तरीके से अपने गम का इलाज ढूंढ रहा है। और दूसरा ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लोग फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया पे अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और फिर वो उसको, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी तो आजकल बड़ा सहारा लिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेसिक टूल है और ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक, जिनको रास्ता नहीं आता। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि जी मुल्तान जाने का कौन सा रास्ता है, तो मैं उसको बताऊँगा कि जी यहाँ से आप सीधी जो सड़क जाएगी ये खानेवाला रोड से ये सीधी मुल्तान लाहौर को जाती है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपने लाहौर में स्पेसिफिक किसी जगह पे जाना है तो उसके लिए या तो आप गूगल का मैप यूज़ करेंगे या फिर आप कोई ऐसा नक्शा उसको ज़रूर बताएंगे कि आपने पहले आएंगे ठोकर न्याज आएगा, फिर आपने नहर जाना, एक्सपीरियंस जो होगा वो उसको करेगा। तो जो लोगों के मसाइल हैं वो इस कदर पेचीदा हैं कि इसको एक आम काउंसलिंग या जो घर से दोस्तों से मिलती है और कोलीग से मिलती है वो उसको, क्योंकि हर पर्सन का थिंकिंग पैटर्न चेंज है, वो उसकी अपब्रिंगिंग चेंज है। हाँ। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ, मैंने अभी आपको एक हायरार्की समझा रहा था कि सबसे पहला स्टेज है ये है कि हम क्लाइंट ज़हनी तौर पे अवेयर हो कि उसको ज़हनी मर्ज़ है। नंबर 2, वो ज़हनी मर्ज़ का इलाज करवाने के लिए तैयार हो। नंबर 3, वो माहिर नफ्सियात से इलाज करवाने के लिए तैयार हो। अगर एक ज़हनी मरीज़ ये समझता है कि मुझे दवाइयों से ठीक होना है, मैंने डॉक्टर से ठीक होना है, तो वो कभी भी माहिर नफ्सियात से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद एक चौथी स्टेज ये आती है कि वो किस माहिर नफ्सियात से कंफर्टेबल है। मसलन ख़वातीन हैं, वो बाज़ औक़ात मर्दों से कंफर्टेबल नहीं होती, या बाज़ औक़ात एक मर्द है वो मर्द से कंफर्टेबल नहीं होता, वो खातून को अपना मसला ज़्यादा बेहतर तरीके से बताता है। तो ये भी देखना होता है कि एक क्लाइंट जो है वो जिस माहिर नफ्सियात के पास हो गया है, मेल है फीमेल है,
वहाँ पे वो कंफर्टेबल है या नहीं। इस पे सर मज़ीद ये बात करेंगे कि हमने तयन किस तरह करना है कि जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं इज़ ही क्वालिफाइड और नॉट। दूसरा अब हमें किस तरह ये अंदर अपने चेंजेस जो है वो बिहेवियर चेंजेस में हम जिस तरह दिखा सकते हैं कि हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इस पर तफसीरन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त वो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक साइकोलॉजिस्ट वर्क किस तरह करता है और क्यों ज़रूरी है एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। अगर आप ये देख रहे हैं कि अब आपको कोई ऐसा मर्ज़ हो गया है जिसका ताल्लुक़ आपके थॉट से है। सर ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर के पास जाना और ये तय करना कि मैं जो है जिनसे इलाज कराना मैं उनसे सेटिस्फाइड भी हूँ कि नहीं हूँ। अब हमें एक आम जो शख्स है जो पेशेंट है वो किस तरह तयन कर सकता है कि यार इज़ द पर्सन आई एम टॉकिंग टू क्वालिफाइड और नॉट? मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये साइकोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर प्रैक्टिकल की सहूलत मौजूद नहीं है। बच्चों को थ्योरेटिकल तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन प्रैक्टिकल उनको नहीं ये बताया जा रहा है कि एक साइकोलॉजिकल इश्यूज से या पेशेंट के साथ आपने किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। हम जो एक तवील अरसे से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, सिलेबस जो है वो इंट्रोडक्शन देता है, ओके जी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देता। तो इस मसले को हल के लिए मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में एक सिलसिला शुरू किया था जहाँ पे प्रैक्टिकल साइकोथेरेपी सिखाने का सिलसिला। अभी हमारी अपनी बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी में भी कोई मेरे ख्याल है उन्होंने कोई इस तरह का स्टार्ट किया है जिसमें स्टूडेंट्स को वो इस तरह का कुछ सिखा रहे हैं, जिसमें जो है वो प्रैक्टिकल कोई उन्होंने लैब्स का कुछ आगाज़ किया और स्टूडेंट्स भी वहाँ पर अपने थेरेपी के लिए आ सकते हैं। कोई मेरे ख्याल है उसका उस तरफ भी आगाज़ हो चुका। आपको लगता है ये ठीक कदम है? ये ठीक है, एक बड़ा अच्छा ऐसा कदम है और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर आना चाहिए कि ये जो नॉलेज है ये थ्योरेटिकल ना रहे और बच्चों को सिखाया जाए कि केस हिस्ट्री कैसे लेनी है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आमतौर पे जो इंटर्नशिप्स का सिलसिला है वो इसी वजह से शुरू किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटर्नशिप के लिए प्लेसेस अच्छी मौजूद नहीं है और जहाँ मौजूद है वहाँ पे लोग सिखाने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ बच्चे भी बाज़ का दाद अपा लगा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट ला के यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देते हैं। तो ये एक इश्यूज़ तो रहते हैं। आपने पूछा कि मालूम कैसे किया जाए, तो उसकी जो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका यही है कि अगर कोई क्लाइंट किसी माहिर नफ्सियात से ठीक होता है तो वो एक अच्छा रेफरल है। ओके। आप पूछ लें अपने इर्द गिर्द के लोगों से कि अगर कोई किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से ठीक हुआ है तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं। अच्छा, ऑन एवरेज कितना टाइम पीरियड है? ये पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था। मैं ये बता रहा था कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ये पहले 16 सेशंस पे मुश्तमिल थी, लेकिन अब 8 सेशन का आजकल जो ना एक मैनुअल चल रहा है कि 8 सेशंस का मतलब ये कि 2 महीने के अंदर एक नफ्सियाती मर्ज का इलाज हो जाता है। और पहले आके मैंने आपको अपनी पूरी केस स्टडी देनी है, आपको पूरा समझाना है, एक पेशेंट है वो एक पूरा प्रोसेस मैं समझना चाह रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले सेशन में केस हिस्ट्री ली जाती है। केस हिस्ट्री में लेने के बाद फिर माहिर नफ्सियात अपने क्लाइंट को बताता है कि आपका इलाज जो है वो इस दर्जे का है, क्रॉनिक है, मॉडरेट है या माइल्ड लेवल का है और आपको इतना टाइम लगेगा और ये साइकोथेरेपी आपके ऊपर अप्लाई होनी है। क्लाइंट का तैयार होना ज़रूरी है, उसमें उसको बताया जाएगा कि आपको ने ये काम करने हैं और ऐसे ऐसे। फिर क्लाइंट जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने नेक्स्ट सेशन में आना है या नहीं आना। बाज़ औक़ात ये होता है कि पहले सेशन में ही क्लाइंट ये समझता है कि वो जब अपना वो सारा मुद्दा बयान कर लेता है तो आधा मसला रिलैक्स हो जाता है। तो वो कहता है कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, मैं रिलैक्स हो। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचता है दोबारा वो ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। तो एक ये है। दूसरा आइडेंटिक थेरेपी जिसका मैं इलाज करता हूँ, ये अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट हैं या कोई पेशेंट खासा जल्दी में है तो 2 सेशन में इसका इलाज 3 सेशन में किया जा सकता है। एक हम को निकालने के लिए, एक ट्रॉमे को जहन से रिमूव करने के लिए
2 सेशन का आइडेंटिटी का सेशन। अच्छा सर, हमने आज ना तफसीलन समझने की कोशिश की है कि साइकोलॉजी है क्या और साइकोलॉजी वर्क किस तरह करती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम अपनी मूवीज़ में या इंटरनेशनली तो ये देखते हैं कि 2 ऐसा जोड़ा शादीशुदा जिसके अंदर कोई इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, वो भी एक मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो उनके इलाज किया जाता है। पाकिस्तान में भी इस तरह के कोई सहूलियात मौजूद हैं कि अगर कोई जोड़ा आना चाहे और वो अपना इलाज कराना चाहे? एग्जैक्ट पाकिस्तान में भी ये सहूलत है, ठीक है। और हम अपने स्टूडेंट्स को कपल मैरिज थेरेपी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि जो मियाँ बीवी के दरमियान जो मसाइल हैं उसके जो है वो हल निकाला जा सकता है। सर बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड्स अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, इसमें अपना पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ दे दीजिए। हाँ, मेरा पैगाम लोगों के लिए यही है कि आप खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें। ठीक, लोगों को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करने दें और ना लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करें। लोगों के लिए अजियत का सामान ना बने, लोगों के लिए खैर बांटें, सुकून बांटें और सुकून से रहें। डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी ही प्यारे से पैगाम के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।